बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लो जी, हो गया सीज़ फायर। इनके सीज़ फायर डील के चक्कर में रात को मैंने बहुत देर तक इंतज़ार किया कि सीज़ फायर डील जो आज होने वाली थी, जो कि इजराइल और अमरीकियों ने कहा था कि ट्यूसडे वाले दिन इजराइल की कैबिनेट मीटिंग होगी, उसमें डिस्कस होगा। फिर एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया कि बाइडन 10 बजे रात को सीज़ फायर डील अनाउंस करेंगे लेबनान के साथ। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इंतज़ार करने के बाद अब मैं हार के जब इंतहा हो गई इंतज़ार की, इन वेस्टर्न्स पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, तब जाके मैं ये वीडियो बना रहा हूं आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन के साथ, या मैं कहूं करेक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सीज फायर डील अब नहीं होने वाली। इजराइल ने जो डिमांड रखी है सीज फायर के लिए, वो लिस्ट पूरी आपके सामने है, जिसमें पहली डिमांड ये है कि 60 दिनों के लिए टेस्ट पीरियड होगा, यानी 60 दिनों के लिए जंग रुकेगी। उसमें हिजबुल्ला को लिटानी लाइन से पीछे जाना होगा। लेबनान इजराइल का जो बॉर्डर है, जहां पर हिजबुल्ला और इजराइल की जंग जारी है, वहां से हिजबुल्ला पीछे हटेगा और वहां पर लेबनान की ऑफिशियल आर्मी और UNIFI फोर्सेस वहां पर तैनात होंगी। लेकिन इजराइल की जो फोर्सेस लेबनान के अंदर घुसी हुई हैं, वो विड्रॉ नहीं करेंगी इन 60 दिनों के अंदर, यानी 2 महीने के अंदर अंदर। जब इजराइल ऑब्जर्व कर लेगा कि हिजबुल्ला इजराइल पर वापस हमले नहीं कर रहा है, जंग शुरू नहीं कर रहा है, तो इजराइल बाहर आएगा। और अगर इसी बीच में इजराइल अगर पाता है कि हिजबुल्ला ने कोई हरकत की है, तो इजराइल वापस से जंग को शुरू कर देगा। मतलब सारे पत्ते अपने ही पाले में रखे हुए हैं। ये कोई सीज फायर नहीं, बल्कि ये एक मंसूबा है। वो क्या है, अब ये सुनो। 60 दिनों के अंदर अंदर ये जो नुकसान हुआ है इजरायली आर्मी को, उसको वो रिकवर करवाएगा वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका से। लेकिन लेबनान में भी अपनी जो मौजूदगी है उसको बरकरार रखेगा, ताकि हिजबुल्ला को कोई मूवमेंट ना करने दे और ना ही ईरान की मदद हिजबुल्ला तक पहुंचने दे। अपनी ही तरफ से 50 तरह की शर्तें रखने के बावजूद भी इनको जरूरत पड़ी कि ये कैबिनेट की मीटिंग रख के उस सीज फायर डील को अप्रूवल दें, जो कि मीटिंग हुई ही नहीं अब तक की खबर के मुताबिक, जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं। खबर यह आई थी कि नेतन्याहू ने उस मीटिंग को कैंसिल कर दिया है और कैबिनेट में बैठे हुए इनके मंत्री, यानी कि इनका डिफेंस मिनिस्टर और इनकी मिलिट्री का चीफ, इन्होंने फैसला किया है कि हम लेबनान के अंदर जंग जारी रखेंगे। रात के 11 या 12 बजे के बाद सीज फायर डील अनाउंस होती है, तो ये मेरी हद से बाहर था, इसलिए मैं आपको इसकी अपडेट नहीं दे पाया हूं। उससे पहले तक की मैं आपको अपडेट दे रहा हूं, जिसमें इजराइल ने लेबनान के अंदर बड़ी खतरनाक लेवल के बॉम्बार्डमेंट की है। मेरे ख्याल में अब तक पूरे 1 साल के अंदर अंदर सबसे खतरनाक जो बॉम्बिंग हुई है, वो आज ही के दिन में यानी ट्यूसडे को हुई है। पूरे लेबनान के अंदर, खासकर लेबनान की राजधानी बेरूत के अंदर इन्होंने जबरदस्त तरीके के इतने हमले किए हैं कि पूरा लेबनान दहलकर रह गया है। कभी कभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स का फ्लो इतना ज्यादा हो जाता है कि समझ में नहीं आता कि थंबनेल पर कौन सी लगाएं, किसको पहले बोलें, किसको बाद में बोलें। इसलिए आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि वीडियो को पूरा देखा करें और चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। उधर ईरान के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, आर्मी चीफ ने यह बयान देकर कहा है कि ईरान के ऊपर इजराइल ने जो इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करते हुए हमले किए थे, उसका जवाब हम देंगे और उसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। ईरानियन मिलिट्री नाम से एक एक्स पर अकाउंट है जो ईरान से ही मिलिट्री से एफिलिएटेड है, उसने भी एक पोस्ट करके कहा है कि अपने फ़ोन को चार्ज रखें, कभी भी खबर आ सकती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि सीज फायर डील अनाउंस हो या ना हो, रात में ईरान का हमला हो जाए, सुबह को खबर देनी पड़ जाए एक आनन फानन वाली वीडियो बना के। हिजबुल्ला के एक्स चीफ सैयद हसन नसरल्ला की शहादत से पहले इजराइल ने लेबनान के अंदर एक पेजर अटैक किया था। इसके बारे में आपने खबरें सुनी होंगी, जिसमें खबर थी कि हिजबुल्ला के बहुत सारे लड़ाकों की मौत हो गई है, क्योंकि जो लोग वॉकी टॉकी यूज़ करते थे, मोस्टली यूज़ ही करते थे, उनके हाथों में वो फटे, तो कईयों की मौत हो गई और कई अपाहिज हो गए। लेकिन अब कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, ये तस्वीरें मैं आपको ब्लर करके दिखा रहा हूँ। इसमें किसी की उंगली कटी हुई है, किसी का हाथ टूटा हुआ है, किसी के हाथ पे प्लास्टर है, तो किसी के हाथ पे पट्टी है। इन सब के बावजूद भी अभी ढंग से वो रिकवर नहीं हो पाए, ठीक नहीं हो पाए, वो मैदान जंग में वापस आ चुके हैं। एक उधर इजराइल के चैंप्स हैं जो एक बार गाजा के अंदर जाते हैं या लेबनान के अंदर जाते हैं और वहां से फूट फाट के बत्तख बन के आते हैं, तो दोबारा जाने का नाम नहीं लेते। कहते हैं कि हमें मार दो, सुसाइड भी कर रहे हैं बेचारे, लेकिन गाजा या लेबनान में वापस नहीं जाना चाहते। उधर रशिया के अंदर एक बिल पास हुआ है, जिसके तहत तालिबान को जो बैंड ऑर्गेनाइजेशंस है रशिया के अंदर, उनकी लिस्ट से बाहर निकाला जा सके। वजह इसके पीछे यह बताई जा रही है कि रशिया के सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ शोगुन काबुल पहुंचे हैं और काबुल पहुंचने के बाद उन्होंने तालिबान से ऑफिशियली तौर पर रशिया और तालिबान का झंडा लगाकर ऑफिस में मीटिंग की है।
कुछ अनकन्फर्म सोर्सेस का यह भी दावा है कि रशिया तालिबान के साथ मिलकर एक जॉइंट मिलिट्री अलायंस बनाना चाहता है। बीते 3 सालों में तालिबान अपने पड़ोसी मुल्कों का भरोसा जीतने में कामयाब रहा है। जैसा कि उसने अपने पड़ोसियों से वादा किया था कि हमारी जमीन से किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, वो उसने पूरा करके दिखाया है। इसलिए चाइना ने सबसे पहले भरोसा जताया, फिर उसके बाद रशिया आया, अब हमारा भारत भी धीरे धीरे तालिबान की तरफ कदम बढ़ा रहा है, जो कि एक अच्छा मूव है। अच्छा, ये बात एकदम हकीकत है कि इजराइल को इस वक्त लेबनान से सीज फायर करने की सख्त जरूरत है, लेकिन नाक बचाने के लिए वो बेचारा ऐसा कर नहीं सकता। अभी इजराइल की एक मीडिया रिपोर्ट ने यह दावा किया है, पूरी कंप्लीट डिटेल्ड रिपोर्टिंग दी है कि नॉर्दर्न इजराइल का जो हिस्सा है, जो साउदर्न लेबनान से लगा हुआ है, जहां से हिजबुल्लाह की मिसाइलें आकर गिर रही हैं उस इलाके पर, वहां पर करीबन 10,000 ऐसी बिल्डिंगें हैं। कितनी? 10,000 ऐसी बिल्डिंगें हैं जिनको लेबनान से आई हुई मिसाइलों ने पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है। डिस्ट्रॉय अगर नहीं हुई है तो वो इस तरीके से डैमेज हुई है कि उसके अंदर जाकर अगर कोई रहना चाहे तो वो यूं समझ लो कि हर मिनट हर पल अपनी मौत का इंतजार कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि उन बिल्डिंगों को दोबारा से तोड़कर ही बनाना पड़ेगा जो डैमेज हुई है, और बहुत सारी टूट फूट गई हैं। और 7,000 से ज़्यादा व्हीकल्स, जैसे कार्स, बाइक्स और मिलिट्री व्हीकल्स, सब कुछ मिला जुला के 7,000 से ज़्यादा हिजबुल्लाह की मिसाइलों के चपेट में आकर पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी हैं। और इसराइल पूरी दुनिया में गाना गाता फिर रहा है कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स 99% और 95% मिसाइलों और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर ले रहे हैं। उधर वेस्ट की गैंग ये फैसला कर चुकी है, ठान चुकी है कि दुनिया को तीसरी बार एक बड़ी तबाही दिखानी है। दरअसल में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ये ऑलमोस्ट फैसला कर लिया है कि वो लोग यूक्रेन को न्यूक्लियर वेपन्स दोबारा से देने जा रहे हैं, जो उन्होंने यूक्रेन से कभी वापस ले लिए थे, ताकि यूक्रेन पर जब रशिया की तरफ से न्यूक्लियर बॉम्ब का खतरा बढ़े तो उससे पहले यूक्रेन रशिया के ऊपर न्यूक गिरा दे। लेकिन रशिया इन सारी साजिशों को अच्छे से समझता है। रशिया ये नहीं कहेगा कि यूक्रेन ने हमारे ऊपर बॉम्ब गिराया, बल्कि उसका तो साफ कहना है कि जो कोई भी उसको हथियार दे रहा है वो हमसे जंग में डायरेक्ट मुलव्विस है, चाहे वो अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो या यूरोप का कोई भी देश हो। इसीलिए जर्मनी ने तो अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी है, मैंने आपको पहले भी बताया था। अब जर्मनी ने यह भी अनाउंस किया है कि वो अपने देश के अंदर के तमाम मेट्रो स्टेशन, ऑफिसेस और रेजिडेंशियल बिल्डिंग के नीचे जो तहखाने बने हुए हैं उन सब को शेल्टर के तौर पर यूज करेगा। वेस्ट की सबसे ताकतवर कंट्रीज जैसे ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी भी पूरी तैयारी कर रहे हैं रशिया से जंग की। तो इसके पीछे मैसेज यही है कि आने वाले वक्त में दुनिया में एक बड़ी तबाही आने वाली है। इस वीडियो में फिलहाल इतना था। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।